स्वागत है हमारे चैनल बायोटेक यूनिवर्स पर सभी का। तो आज हम लाइव आए थे अभी, लेकिन कुछ किसी कारणवश टेक्निकल रीजंस की वजह से इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो हम यहाँ पे उस क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे पूरे करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल बायोटेक यूनिवर्स से। और आज के जैसे मैंने बताया कि आज के जो सेशन में सारे क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, सारे गेट बी 2024 में आने वाले हैं या ऐसे कंसेप्ट पे आ चुके हैं। तो नए क्वेश्चन के कंसेप्ट भी हैं यहाँ पे, उसके साथ में नए कंसेप्ट भी होंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। डायमंड टेस्ट सीरीज का पार्ट 5 है आज। तो उसी के आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है स्मार्ट स्टैंड फॉर। स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है सिंपल, सिंपल मॉड्यूलर, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर रिसर्च टूल। आई थिंक 2-3 क्वेश्चन अभी लाइव के माध्यम से हो गए थे। मैं उन सभी क्वेश्चंस को रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे सभी को क्या हो, बेनिफिट हो। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीडीडी स्टैंड फॉर। ठीक है, सीडीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंजर्व्ड डोमेन डेटाबेस। क्या होता है? कंजर्व्ड डोमेन डेटाबेस। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में इसका आंसर है कंजर्व्ड डोमेन डेटाबेस। देखिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो ऐसे ही पूछता है, डायरेक्टली पूछता है। आप पिछले क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, गेट के देख लीजिए या गेट भी के देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, ज्यादातर जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के क्वेश्चन है सिंपल ही पूछता है। लेकिन होती दिक्कत क्या है कि स्टूडेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स को पढ़ता ही नहीं है और वो लगते हैं हार्ड। तो अगर आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको कर लीजिए, और भी चैनल्स है उनके माध्यम से सभी क्वेश्चंस को कर लीजिए। तो आप प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, थ्योरी आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखो और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। ठीक है, ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का एक ही तरीका है, मोर प्रैक्टिस। ठीक है, स्टडी तो कर ही रहे हो और प्रैक्टिस भी ज्यादा करो। ठीक है, आज के थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे सीडीडी के बारे में मैंने कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है कि सीडीडी आखिर क्या होता है। तो सीडीडी क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डोमेन मल्टीपल अलाइनमेंट्स लिंक टू प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर्स से जुड़ा हुआ मल्टीपल अलाइनमेंट है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या है? इम्पोर्टेड अलाइनमेंट मॉडल मिरर्ड एज इन सोर्स एसपी फॉर्म स्मार्ट और सीओजी। ठीक है, और सीडीडी क्या है? क्यूरेटेड अलाइनमेंट मॉडल है। क्या है ये? क्यूरेटेड अलाइनमेंट मॉडल है। और सीडीडी क्या है? पार्ट ऑफ एनसीबीआई एंट्रेज क्यूरी रिट्रीवल सिस्टम। क्या है ये? पार्ट किसका है? एनसीबीआई के एंट्रेज क्यूरी सिस्टम का। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ एनसीआई एंट्रेज क्यूरी। तो उसमें एक ऑप्शन हो सकता है सीडीडी भी। ठीक है, और क्या है? आरपीएस ब्लास्ट टू सर्च पीएसएम डेराइव्ड फ्रॉम अलाइनमेंट मॉडल्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ब्लास्ट प्रोग्राम इज यूज्ड बाय सीडीडी, यानी कि कंजर्व डोमेन डेटाबेस। अभी पूछा था हमें, लास्ट क्वेश्चन में पूछा था कि सीडीडी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब इसने पूछ लिया विच ब्लास्ट प्रोग्राम इज यूज्ड बाय सीडीडी। सीडीडी द्वारा कौन सा ब्लास्ट प्रोग्राम यूज होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ब्लास्ट एन। ब्लास्ट पी भी होता है, ध्यान रखिएगा। ब्लास्ट, देखिए थर्ड ऑप्शन में ब्लास्ट पी भी है लेकिन वो नहीं होगा, ब्लास्ट एन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमोलॉजी मॉडलिंग इज कॉल्ड, यानी कि होमोलॉजी मॉडलिंग को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है होमोलॉजी मॉडलिंग का? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसे अब भी पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। होमोलॉजी मॉडलिंग का जो दूसरा नाम है उसे बोलते हैं कंपेरेटिव मॉडलिंग। क्या बोलते हैं? कंपेरेटिव मॉडलिंग। ठीक है, ओके, ये हो गया कंपेरेटिव मॉडलिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is a computational method to predict the three-dimensional structure of protein? अब ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटेशनल मेथड है जिसके द्वारा हम प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। देखिए, एक तो होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड,
अब एक होते हैं कंप्यूटेशनल मेथड। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कंप्यूटेशनल मेथड है जो कि प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि 3D स्ट्रक्चर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, अब कंप्यूटेशनल मेथड की बात करेंगे। अब ऑप्शन में चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये तो क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, तो ये गलत हो गया। एनएमआरबी, एक्सरे अगर पूछता एक्सपेरिमेंटल तो फिर अब देखते हैं इसको, ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो ये भी गलत हो गया। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी एक्सपेरिमेंटल मेथड है। और थ्रीडिंग क्या है, कंप्यूटेशनल मेथड है। प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने का कंप्यूटेशनल मेथड क्या हो जाएगा, थ्रीडिंग। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपेरिमेंटल भी पूछ सकता है और कंप्यूटेशनल भी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अपनी बुक्स में नोट्स नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लीजिए। मैं तो ऐसे ही कहूंगा, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ या और कहीं से कर रहे हो जो आपको नहीं आ रहे हैं, उनको अपनी बुक में लिख लीजिए और उनको याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के आसपास आने हैं क्वेश्चन तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेरिमेंटल, which is the which one of the following is an experimental method to determine the three dimensional structure of protein। अब देखिए, पहले पूछा था एक्सपेरिमेंटल, अब इस क्वेश्चन में पूछ लिया, पहले क्वेश्चन में पूछा था कंप्यूटेशनल मेथड, इसमें पूछ लिया एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, तो अब देखते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है थ्रीडिंग, थ्रीडिंग तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटेशनल मेथड, तो इसलिए ये तो हो जाएगा गलत। अब आया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, यस, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इसके साथ में एक और ले सकते हो आप, एनएमआर। एनएमआर भी क्या है, 3D स्ट्रक्चर को अपन देख सकते हैं। ठीक है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और होमोलॉजी मॉडलिंग ये नहीं होगा, एबिनिशिया मेथड ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने का मेथड क्या हो जाएगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। और कौन सा मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड बाय लोकल अलाइनमेंट्स। अब यहाँ पे चलने से पहले हम दो तरह की अलाइनमेंट होती है, एक तो है लोकल अलाइनमेंट, एक होती है ग्लोबल अलाइनमेंट। ठीक है, लोकल अलाइनमेंट यूज किया था किसने, स्मिथ और वॉटरमैन ने। और ग्लोबल अलाइनमेंट को यूज किया किसने, नीडलमैन एंड वुंच। अब देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन हो गए, कौन से हो गए, एक तो हो गया लोकल अलाइनमेंट का, जो किसने दिया, स्मिथ और वॉटरमैन ने यूज किया। और ग्लोबल अलाइनमेंट यूज किया वुंच और नीडलमैन ने। तो देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पे आया लोकल का, तो आपके पास ग्लोबल का भी आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में है वुंच एंड नीडलमैन। वुंच एंड नीडलमैन ने तो क्या दिया था, ग्लोबल दिया था। ठीक है, ग्लोबल। ओके, पीएम। अब देखिए, पीएम आगे भी आएगा, इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन। इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, एग्जाम में सीधा आता है, पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन। इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन। तो ये वैसे नहीं होगा। स्मिथ और वाटरमैन ने क्या दिया था, लोकल अलाइनमेंट को यूज किया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन पीएम, देखिए फिर से आ गया ना, मैंने बोला था कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब पीएम का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, तो मैंने जैसे बताया, इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन। अब देख लीजिए, पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में आ गया। थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन डिनोट द सीक्वेंस। अब देखिए, डॉट मैट्रिक्स जो है उसको कुछ इस प्रकार से करते हैं, ऐसे हम 2 डायमेंशनल में ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्स में और वाई एक्सेस में। और अपने जो जितने भी अपने निर्देशांक होते हैं, ठीक है, उनके अनुसार उसको हम डॉट बनाते हैं, फिर उनको ऐसे कुछ ग्राफ बनता है। इसका 2D में ग्राफ बनता है डॉट मैट्रिक्स का। डॉट मैट्रिक्स क्यों बोले, कि यहाँ पे डॉट डॉट बनाते हैं, आई एक्स एक्स और वाई वाई के जो अपने पास कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स एक्स के, उसके अनुसार हम डॉट लिखते हैं, फिर उनको मैच कराते हैं। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन पूछा है, तो इसी के बारे में बता दें कि दो 2 डायमेंशनल ग्राफ होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 डायमेंशनल ग्राफ, यस। ओके, तो फर्स्ट आंसर इसका राइट हो जाएगा। सेकंड, आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, ट्री में नहीं करते हैं इसको, एज द कोऑर्डिनेट 3D नहीं 2D में करते हैं।
नोट रिप्रेजेंट, नो, ये तो गलत हो गया। ग्राफ में तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कैसे में करते हैं? 2D में। देखिए यहाँ 3D भी ऑप्शन में था, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि डॉट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं 2D ग्राफ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये टेक्निक्स से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है एग्जाम्स में। Which one of the following techniques can be used to compare the expression of large number of gene in two biological species in a single experiment? अब पूछ रहा है कि अगर हमें क्या करना है, लार्ज नंबर ऑफ जीन्स का कंपैरिजन करना है दो बायोलॉजिकल स्पीसीज के, जो लार्ज जो नंबर्स ऑफ जीन है, बहुत ज्यादा मात्रा में जीन्स हैं दो बायोलॉजिकल स्पीसीज के, एक ही एक्सपेरिमेंट में अगर उन्हें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, तो ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर हम दो दो स्पीसीज हैं, दो बायोलॉजिकल सैंपल हैं, उनके जो जीन है उनको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी है, ऐसी जो टेक्निक है वो देखना है। पहला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में तो क्या करते हैं अपन, डीएनए और आरएनए को क्या करते हैं, एम्पलीफाई एम्पलीफाई करने का काम करती है पीसीआर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है डीएनए माइक्रो एरे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दूसरा है डीएनए माइक्रो एरे, थर्ड है नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ है साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए नॉर्दर्न और साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन तो क्या करते हैं, साउदर्न तो क्या करता है, डीएनए के लिए यूज होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है। नॉर्दर्न होता है आरएनए के लिए। ठीक है, ये भी ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि कौन सी जो है टेक्निक यूज लेते हैं आरएनए के लिए और डीएनए के लिए। तो डीएनए के लिए साउदर्न हो जाएगा और आरएनए के लिए नॉर्दर्न हो जाएगा। ऐसे ही प्रोटीन के लिए भी पूछ सकता है, वो हो जाएगी वेस्टर्न। कौन सी हो जाएगी, वेस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, और सेकंड क्या है, डीएनए माइक्रोएरे। डीएनए माइक्रोएरे क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम दो बायोलॉजिकल स्पीसीज के सैंपल को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो आज इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, डीएनए माइक्रोएरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द प्लांट हॉर्मोन्स लिस्टेड इन ग्रुप ए विद देयर मेजर इफेक्ट गिवन ग्रुप बी। यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी को आपस में मैच करना है, एक में हार्मोन दिया है, दूसरों में उसके इफेक्ट दिए हैं उसके। ठीक है, उसको मैच करना है। तो चलते हैं कि क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट में ग्रुप ए में है ऑक्जीन। ऑक्जीन क्या करता है, ये डोरमेंसी को तोड़ता है क्या, क्या करता है बताओ। सिंपली अब सबको पता है, सबको कुछ चीजें याद रहती हैं हार्मोन्स की, जैसे इथाइलिन याद रहता है कि इथाइलिन क्या करता है कि ये फलों को पकाने में क्या करता है, इनमें हेल्प करता है, यानी कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में कौन करता है, इथाइलिन, ये सबको पता है। एक है इंपॉर्टेंट हार्मोन एब्सेसिक हार्मोन। क्या है, एब्सेसिक हार्मोन, इसको एबीए भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका इसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, तो एबीए क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। प्लस ये साथ में क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोजर भी करता है, स्टोमेटा को क्लोजर भी करता है, स्टोमेटा क्लोजर। ठीक है, स्टोमेटा है उनको बंद करने में ये हेल्प करता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एबीए की नई चीज क्या निकल के आई कि इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, अब मैच करते हैं। ऑक्जीन जो है वो क्या करता है, फोटोट्रोफिज्म। फोटोट्रोफिज्म कैसे, अगर आपने ऑक्जीन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो चार्ल्स डार्विन थे। ठीक है, फ्रांसिस डार्विन थे। फ्रांसिस डार्विन ने देखा था, जो जई के फ्रांकुर चोल का एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, जई के प्ल्यूमूल का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या देखा था कि वो जो ऑक्सीजन जिस तरफ था वो लाइट की तरफ कर्व हो रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने उन्होंने यानी कि ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन होगा तो वो लाइट की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये इसको, तो ऑक्सीजन हो जाएगा फोटोट्रोपिक। जिब्रेलिन, अब देखिए जिब्रेलिन जो क्या करता है, जिब्रेलिन करता है डोरमेंसी को तोड़ता है सीड में, जो नए बीज होते हैं। ठीक है, नए बीज होते हैं उनमें डोरमेंसी को तोड़ने का काम करता है जिब्रेलिन। और एब्सेसिक क्या करता है,
स्टोमेटा को क्लोजर, और इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इथाइलिन क्या करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब देखिए मैच कर लीजिए इस हिसाब से। फर्स्ट में आएगा सेकंड, फर्स्ट में सेकंड, देखिए एक ही ऑप्शन में है फर्स्ट में सेकंड, तो वैसे भी आप इसको काट सकते हो तीन ऑप्शन को। फर्स्ट में सेकंड, और क्यू में फोर, आर में थ्री, और एस में फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। अब देखिए एग्जाम में तो ऐसे ही सीधा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, एक मैच कर रहा है आपको एकदम कंफर्म है कि फर्स्ट से आंसर आ रहा है, तो सीधा निकल लीजिए, टाइम बच जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस कंसेप्ट पे लगभग 2-3 साल से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ऐसा ही लगभग ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सुनिए, इसको अच्छे से समझिए क्या है, ठीक है, इसके पीछे कैसे इसको सोल्व करते हैं उसको भी समझिए। अब देखिए पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ सीक्वेंस आइडेंटिटी फॉर द फॉलोइंग अलाइंस्ड सीक्वेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं, आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कुछ भी नहीं, सीक्वेंस आइडेंटिटी पूछा है। सीक्वेंस आइडेंटिटी का मतलब आपको दो दिया है, ठीक है, एक तो ऊपर दिया गया है सेम, और उसके नीचे, ठीक है। अब इन दोनों में कितने जो मैच कर रहे हैं, टोटल आपको 10 दिए गए हैं, 1 से 10, ठीक है, 10 आपको, ये पूरी सीक्वेंस दी गई है जिसमें 10 अमीनो एसिड है, ठीक है। अब इसमें कितने जो हैं आपस में आइडेंटिटी, मतलब सेम शो कर रहे हैं, यानी कि मैच कर रहे हैं, ऊपर वाली से और नीचे वाली से। देखिए फर्स्ट में क्या है, ये मैच कर रहा है वी से वी, एक मैच कर गया। सेकंड में ये मैच नहीं कर रहा, थर्ड में ये मैच कर रहा है। क्यूरीज है, इसको बोलते हैं क्यूरी सीक्वेंस, ठीक है। थर्ड में मैच कर, थर्ड ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे ये डब्ल्यू मैच कर रहा है, टी मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, एल मैच कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि कितने 10 में से कितने मैच कर रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे 10 में से 7 मैच कर रहे हैं, ठीक है, 10 में से 7 मैच कर रहे हैं, तो मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा कि आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10 में कितने कर रहे हैं, 7 मैच कर रहे हैं। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 70% मैच। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, या तो छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर एग्जाम में आए तो इसको गलत नहीं करना है, अच्छे से हमें समझ लीजिए। यहाँ पे दो क्यूरी सीक्वेंस दी होंगी, उनको मैच करना है, जितने मैच कर रहे हैं टोटल को ऊपर लिख देंगे, सॉरी, मैच कर रहे हैं उनको ऊपर लिख देंगे और टोटल को नीचे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, फिर आ जाएगा इसका परसेंटेज, ठीक है। अब 70% ये अपने क्वेश्चन में मैच कर रहा है, तो देख लीजिए फर्स्ट में 80 है, सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक मैंने यहाँ पे एक और ऐड किया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, इसमें दिया है कैलकुलेट परसेंटेज सिमिलरिटीज एंड आइडेंटिटी। एक तो परसेंटेज सिमिलरिटी पूछा है और आइडेंटिटी पूछा है, सेम ही चीज है, ठीक है। अब देखिए पेप्टाइड फर्स्ट है और पेप्टाइड सेकंड है, अब इन दोनों को क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट में पेप्टाइड फर्स्ट और सेकंड दोनों में ए और ए मैच हो रहा है, यहाँ भी मैच हो रहा है, थर्ड भी मैच हो रहा है, फोर मैच नहीं हो रहा है, फिफ्थ में मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, एल और आई, ठीक है। पहले मैं देख रहा हूँ सिमिलरिटी, ठीक है, ठीक है, अलाइंस, किसमें, आइडेंटिटी पूछा था, ठीक है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और सिमिलरिटी दोनों अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये मैच कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। अब देखिए टोटल कितने मैच कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 तो क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, यानी कि इनकी आइडेंटिटी फर्स्ट और सेकंड में सेम है। कितने की सेम है,
नाइन की आइडेंटिटी क्या है, सेम है। टोटल कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में से नाइन की आइडेंटिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी निकाल दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज, 15 है ना, 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60%। 60% क्या है यहाँ पे, आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिटी हो जाएगी इसकी 60%। अब देखिए पूछा है सिमिलर रेजिड्यू। सिमिलर का मतलब होता है कि यहाँ पे नेचर देखेंगे कि एसिडिक कौन कौन सा है, बेसिक कौन सा है। दोनों ही अगर दोनों पेप्टाइड में सेम जगह पे एसिडिक आ रहे हैं तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा। बेसिक आ रहे हैं दोनों सेम पोजीशन पे तो वो क्या होगा, फिर सिमिलर होगा। ऐसे ही देखना है। ए का, ये देखो, ए ए जो दिया हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म है अमीनो एसिड्स की। जैसे एफ है फिनाइल एनालिन के लिए कहते हैं, एल लाइसिन के, एल जो है आई है आइसोल्यूसिन के लिए कहते हैं। अब उनका नेचर देखना है। सिमिलरिटी क्या होगा, यानी कि दोनों जो अमीनो एसिड है पेप्टाइड फर्स्ट और सेकंड में सेम पोजीशन पे अगर सेम सेम नेचर के आ रहे हैं तो वो क्या होगी, सेम उनकी सिमिलरिटी होगी। ठीक है, तो अब देखिए सिमिलरिटी की मैं बात करूं तो फर्स्ट है, ये तो सीधा ही मैच कर रहा है। तो ये तो जितने भी अपन ने आइडेंटिटी देखे हैं वो तो क्या है, सिमिलर होंगे ही नेचर में, क्योंकि वो तो सेम ही है दोनों पेप्टाइड में। अब जो बच गए उनको देखते हैं, उनका नेचर देखते हैं। अब यहाँ पे आर है, आर का मतलब होता है आर्जिनिन। डी का मतलब होता है, डी होता है अपना, ये है बेसिक अमीनो एसिड, डी है बेसिक। आर लाइक आर्जिनिन है, आर्जिनिन कैसा है, एसिडिक। ठीक है, ये एसिडिक है और ये है बेसिक, तो ये मैच नहीं करेंगे। ये वाला आर और डी वाला मैच नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट में चलिए, ये तो सेम ही है। अब यहाँ पे है डब्लू है, एक तो है वाई है, वाई को तो टायरोसिन बोल दूंगा, और ये हो गया डब्लू ट्रिप्टोफेन। डब्लू को बोलूंगा ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन ये क्या है, एक एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक है, दोनों सिमिलर है। तो यहाँ पे हो गया, ये भी सिमिलर हो गया। लाइसिन और आइसोल्यूसिन सेम हो गया। टी है, टी और ये तो एस थियामीन हो गया, सॉरी थ्रियोनिन और सिस्टीन सेम होते हैं, नेचर सेम होता है। यहाँ पे तो ये तो सेम है ही वैसे ही। अब नेक्स्ट चलते हैं एसओ, सिस्टीन और आर्जिनिन। सिस्टीन और आर्जिनिन डिफरेंट नेचर के होते हैं, तो ये क्या है, सिमिलर नहीं होंगे। डी और ई ये तो दोनों ही क्या है, एसिडिक है। डी और ई, डी और ई क्या है, स्मॉल, इसकी स्मॉल जो मतलब कि इसको डिनोट करते हैं। तो ये दोनों डी और ये कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं। कैसे हैं, एसिडिक। और जिनको पता नहीं है कि इसको यानी कि ए का ए कौन सा, ए जो है वो किसको डिनोट करता है, कौन से अमीनो एसिड को, एल किसको, डब्ल्यू किसको। तो एक बार आप अमीनो एसिड वाला देख लीजिए अमीनो एसिड का। तो वहां पे दिया गया है कि ए किसको बोलते हैं, डब्ल्यू किसको बोलते हैं, एल किसको बोलते हैं। क्योंकि आपको वो चीज पता होगी तो ही इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, आइडेंटिटी तो आप सिंपल कर दोगे, लेकिन सिमिलरिटी में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, मात्र एक तो देखिए ये वाला मैच नहीं कर रहा और एक ये वाला मैच नहीं कर रहा, तो दो मैच नहीं कर रहे 15 में से। यानी कि 13 क्या है, सिमिलर है 15 में से। तो अगर मैं इनका परसेंटेज निकालूं तो ये हो जाएगा कितना, इसका परसेंटेज निकाल लेना। ठीक है, तो ये लगभग हो जाएगा, देखिए इसको मैं अगर काटना चाहूँ, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, तो ये लगभग 4 से तो नहीं, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 85 के अराउंड आ जाएगा आई थिंक लगभग। इसको सोल्व कर लेना आप। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, ये अच्छा क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी,
स्मॉल डी, कैपिटल ई, कैपिटल ई, एफ और कैपिटल एफ। ठीक है, ये है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोसीड बाई दिस इंडिविजुअल, इसके द्वारा कितने गैमेट बनेंगे। ठीक है, अब ऐसा जीनोटाइप है तो इसके द्वारा कितने गैमेट बनेंगे। देखिए गैमेट बनने का फॉर्मूला अपने पास होता है 2 की पावर n, और n यहाँ पे होता है कि अपने पास जितने भी जो है विषम युग्म जी, हिट्रोजीनस जितने, हिटेरो हिटेरोजीनस, यानी कि यहाँ पे अपने पास जितने भी जो एलिल्स हैं वो हिटेरो होंगे, तो उसके अनुसार यहाँ पे रख देना है। अब इसमें देखिए ए ये तो दोनों क्या है, होमो है, लेकिन बी देखिए, एक तो बी कैपिटल है एक स्मॉल है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, क्योंकि एक में कैपिटल है एक स्मॉल है, ये तो स्मॉल ही हो गया, ये दोनों कैपिटल हैं ये भी दोनों कैपिटल हैं, तो अपने पास हेटेरो कितने होंगे, दो, यानी कि 2 की पावर में 2 करूंगा, 2 की पावर 2 करूंगा तो यहाँ कितने गैमेट हो जाएंगे, 4 गैमेट इसके द्वारा, ऐसे जीनोटाइप के द्वारा 4 बन सकते हैं। ऐसे ही आपको और क्वेश्चन दे सकता है, आपको तो बस यही देखना है, गैमेट पूछे तो 2 की पावर n फॉर्मूला लगाना है, n क्या होगा, नंबर ऑफ हिटेरो। ठीक है, नंबर ऑफ हिटेरो, हिटेरो यहाँ पे जैसे आपने देखा, हिटेरो को मतलब कि दोनों एलील जो है सेम नहीं है, एक कैपिटल यानी कि एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा, ऐसे देखना आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब 4 कौन से ऑप्शन में है, 4 नंबर ऑप्शन में देख ही लीजिए, 4 नंबर जो ऑप्शन में है इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ओके, द प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, द प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ चिकन एल ओवाल्ब्यूमिन जीन इज 7700 न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए कोई प्राइमरी आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट है चिकन ओवेल्ब्यूमिन जीन का, उसका उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 7700 न्यूक्लियोटाइड हैं। बट द मैच्योर एमआरएनए दैट इज ट्रांसलेटेड ऑन राइबोसोम, अब जो मैच्योर एमआरएनए है उसमें है 1872 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट दिस जीन इज, अब देखिए, अब उनके पास में क्या हुआ कि पहले जो आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट था उसके अंदर था 7700 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और जब उसको मैच्योर किया गया, मैच्योर हुआ, जब वो मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ तो फिर थे उनके पास में 72 न्यूक्लियोटाइड। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, देखिए वो किसका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट था, चिकन, चिकन क्या है, यूकेरियोट। ठीक है, अब यूकेरियोट्स में एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग की प्रोसेस, स्प्लाइसिंग में क्या होता है, स्प्लाइसिंग, अब स्प्लाइसिंग में क्या होगा, जब मैच्योर एमआरएनए बनता है तो उसमें एक तो होता है इमेच्योर, इमेच्योर होता है, उसमें क्या होता है, एक्सोन और इंट्रोन। ठीक है, एक्सोन और इंट्रोन दोनों होंगे, जब वो मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ पे मात्र एक्सोन बच जाएंगे, कौन से बच जाएंगे, एक्सोन, एक्सोन, ओनली एक्सोन। और ये जो प्रोसेस है इमेच्योर से मेच्योर होने की, इसको बोलेंगे स्प्लाइसिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सोन का हटकर, इंट्रोन का हटकर एक्सोन का जुड़ जाना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से एक और नया क्वेश्चन आया कि स्प्लाइसिंग किसको बोलते हैं, यानी कि जो मैच्योर आरएनए जब बनता है तो वहां पे क्या होगा, एक्सोन जुड़ जाते हैं और इंट्रोन बाहर निकल जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने पास पहले ज्यादा न्यूक्लियोटाइड से 7722, लेकिन जब स्प्लाइसिंग का प्रोसेस हुआ, क्योंकि ये यूकेरियोट था, चिकन यूकेरियोट था, उसमें जब स्प्लाइसिंग हुआ तो न्यूक्लियोटाइड कुछ आधे क्या लगभग बाहर निकल गए। ठीक है, बाहर निकल गए, तब बच गए अपने पास 1872 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये जो जीनोम में ये ऐसा जीन होता है उसको बोलते हैं स्प्लिट जीन। स्प्लिट क्यों, यहाँ पे देखिए स्प्लिट हुआ है, आधे कुछ जगह एक्सोन है कुछ जगह इंट्रोन है, तो ऐसे जीन को बोलेंगे स्प्लिट जीन। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्प्लिट जीन। ठीक है, यहाँ पे देखो 2-3 कंसेप्ट नए आए,
पहला, स्प्लाइसिंग किसको बोलते हैं? ठीक है, स्प्लाइसिंग में क्या होगा, एक्सोन, इंट्रोन्स का बाहर निकलना और एक्सोन्स का वापस में जुड़ जाना, इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को। अब एक चीज यहाँ से पता चली कि ये इसको स्प्लिट क्यों बोला, क्योंकि बीच बीच में क्या थे, एक्सोन थे, कुछ जगह इंट्रोन थे, इसलिए इसको बोला स्प्लिट, यानी कि टूटा हुआ था ना, कुछ एक्सोन कुछ इंट्रोन, इसलिए इसको बोल देंगे स्प्लिट जीन। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या होगा, सजेस्ट दिस जीन इज ए, दिस जीन क्या था, ये स्प्लिट जीन। ठीक है, यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा स्प्लिट जीन। ओके, ये बात समझ में आई होगी कि स्प्लिट क्यों था, क्योंकि इसमें एक्सोन इंट्रोन था, जब मैच्योर हुआ तो एक्सोन बच गए। ये क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, बचने वाला पार्ट कौन सा होगा, एक्सोन, ये चीज बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इसको नोट भी कर लेना। ओके, ये क्वेश्चन आई होप क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम, एंजाइम इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर मेनली लोकेटेड। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब देखिए ईटीएस कहाँ पे चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। कहाँ चलता है, ईटीएस, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बोलते हैं ईटीएस, और ये चलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल, इनर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, किस में चलता है, ईटीएस कहाँ पे चलेगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। अब ऑप्शन चेक कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, नो। इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं होता है, यहाँ पे क्रेब साइकिल होगा। थर्ड है इन द मेम्ब्रेन ऑफ स्पेस, नॉट। फोर है ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नॉट, यहाँ भी नहीं होगा। ओ सॉरी सॉरी, क्या कर दिया मैंने, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में तो होगा ही ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन, विच ऑफ द हार्मोन इन्वॉल्व इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक पीछे भी आया था, मैच द कॉलम वाला एक क्वेश्चन था, देखिए, हमने देखा था वहां पे। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द, विच विच इज द हार्मोन इन्वॉल्व इन क्लोजिंग स्टोमेटा, स्टोमेटा के क्लोजिंग में कौन सा हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो स्टोमेटा क्लोजिंग में हमने देखा था वो होता है एबीए, एब्सिसिक एसिड। कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड। फर्स्ट में ऑक्सिन है, नहीं होगा, दूसरा एब्सिसिक है, थर्ड जिब्रेलिक है, फोर्थ साइटोकाइनिन है, तो इसका राइट राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, एब्सिसिक एसिड। थर्ड क्वेश्चन है, एन इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल इज नोन एज, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल कौन सा है। ठीक है, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल, फर्स्ट ऑप्शन में है प्रियोन, सेकंड है वायरोइड, थर्ड है वायरोसोइड, फोर्थ है वीरियोन। देखिए प्रियोन तो क्या है, मिसफोल्डेड प्रोटीन है, मिसफोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, अगर प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा प्रियोन। लेकिन वायरोइड क्या है, एक आरएनए पार्टिकल है और उसका मोलिकुलर वेट कैसा होगा, लो। ठीक है, आरएनए पार्टिकल है, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल क्या है, विरोइड। ठीक है, विरोइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल। अगर पूछ लिया आपको इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रियोन। ओके, वायरोसॉइड और वीडियम नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एंजाइम का। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है, इन एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन competitive inhibition can be overcome by increasing। अब competitive inhibition अगर उसको ओवरकम करना है, तो हमने वहां पे देखा था कि अगर सबस्ट्रेट की जो मात्रा है, सबस्ट्रेट की मात्रा है बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे हम competitive inhibition में
उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ा के। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, द पीएच ऑफ रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो थर्ड ऑप्शन हो गया ना राइट। ठीक है, थर्ड अपना हो जाएगा राइट, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, द प्रोटीन कोड कवरिंग द न्यूक्लिक एसिड इन ए वायरस इज कॉल्ड। अब देखिए वायरस में जो प्रोटीन कोट होता है, वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है जो न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में है विरोइड, सेकंड में है कैप्सिड, थर्ड में है पिप्लोमर, फोर्थ में है एनवलप। अब जो वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है उसको बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ओके, कैप्सिड बोलते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए फर्स्ट नहीं है सेकंड, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी कि एपीसी कौन सी है, दिए गए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है बी सेल, सेकंड में मैक्रोफेज, थर्ड में एलोपडीज और फोर्थ में डेंड्राइट सेल। एपीसी प्रोफेशनल और एपीसी कौन कौन सी होती हैं? प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एपीसी। अब प्रोफेशनल एपीसी की मैं बात करूं तो वो होती है बी सेल, एक होती है मैक्रोफेज, इसके साथ में होती है डेंड्राइटिक सेल। ठीक है, ये तीन क्या होती है? प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब ऑप्शन में देख लीजिए ये सारी है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इन द बॉडी कोज परनीशियस एनीमिया। अब देखिए ये है विटामिन सी क्वेश्चन, और विटामिन का मैंने एक पूरा डिटेल सेशन करवाया है जिसमें विटामिन के कोज से होने वाले डिजीज भी हैं, उनको क्या बोलते हैं, सारा करवाया है। फिर भी हम देख लेते हैं, जो परनीशियस एनीमिया है वो होता है विटामिन बी 12 की कमी से। क्या होता है? विटामिन बी 12 की कमी से। और विटामिन बी 12 को क्या बोलते हैं? कोबाले माइन, कोबाले माइन। ठीक है, ओके। तो अब देख लीजिए पर्निशियस एनीमिया होता है विटामिन बी 12 की कमी से। बी 6 फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा और बता देता हूँ विटामिन के बारे में। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट है, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे पूछा था विटामिन बी 12 के बारे में, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरे को एक साथ लेके आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। विटामिन ए है, उसकी कमी से क्या होगा? विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो उसकी कमी से हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो इससे हो जाएगा स्कर्वी। ठीक है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, क्योंकि इनमें से विटामिन का क्वेश्चन आने ही वाला है, फिक्स है विटामिन का क्वेश्चन। मैच द कॉलम आ जाएगा या सिंपल पूछ लेगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसको नोट्स में अपने में उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, विटामिन सी की कमी से हो जाएगा स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से हो जाएगा रिकेट्स। क्या हो जाएगा? रिकेट्स। विटामिन के की कमी से हो जाएगा क्लोटिंग डिजीज, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो अगर आपको चोट लग गई तो यहाँ पे चोट लगने के बाद में आपके ब्लड का क्लोट नहीं बन पाएगा, ब्लड का क्लोटिंग नहीं बन पाएगा, तो यानी कि क्लोटिंग डिजीज हो जाएगी। विटामिन के की अगर कमी हो गई तो क्या होगा, आपके ब्लड का क्लोट नहीं बन पाएगा। अब विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 की कमी से होगा बेरी बेरी। इसका दूसरा नाम हमने बताया था विटामिन बी का, इसको बोलते हैं थियामिन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी भी इसको बोलते हैं। इसकी कमी से होगा बेरी बेरी। बी 12 की कमी से क्या होगा? पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। बेरी बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एग्जाम दे के आओगे तो देखना याद करोगे कि हाँ सर यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, विटामिन ई की कमी से हो जाएगी स्टेरिलिटी। ठीक है, विटामिन ई की कमी से हो जाएगी स्टेरिलिटी। और विटामिन बी 3 की कमी से हो जाएगा फिलाग्रा। क्या हो जाएगा? फिलाग्रा। बी 9 की कमी से माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। एक है पर्नीशियस एनीमिया, एक है माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। तो माइक्रोसिस्टिक एनीमिया होगा बी 9 से, पर्नीशियस एनीमिया होगा बी 12 की कमी से। ठीक है, ये इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। इसीलिए मैंने बीच बीच में
कुछ पॉइंट्स दिए हैं ताकि आपको नई इंफॉर्मेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द डेफिशिएंसी कंडीशन ग्रुप फर्स्ट corresponding विटामिन इन ग्रुप सेकंड। अब देखिए ये मैंने पूरा ऊपर टेबल में बता दिया है, तो आप इसको मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करेंगे कि इसमें कौन सा आंसर आ रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं लाया हूँ शानदार रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का, लास्ट सेशन था जेनेटिक्स का, उसमें भी मैंने करवाया है। क्योंकि ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो कि रेगुलर रेगुलर एग्जाम में आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लेके आया हूँ। और यहाँ पे सीख लीजिए, अगर आपने नहीं सीखा है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के मैप को कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में है द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन्स ए सी। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए और सी के मध्य इसने दिया है 5, परसेंटेज को मैं सीधा 5 लिख रहा हूँ। बी और सी को दिया है, बी और सी को दिया है 15, बी और डी को दिया है 9, ए और बी को दिया है 20, सी और डी को दिया है 24, ए और डी को दिया है 29। ओके, अब देखिए ये अपने को डेटा दिए हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को, अब हमें बनाना है, इससे मैप बनाना है। ठीक है, अब देखिए सबसे जो दूर डिस्टेंस है उसको लेते हैं, फिर स्मॉल स्मॉल को अपन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए ए और डी के मध्य दिया है अपने को 29। ए और डी, डी को मैं यहाँ बता देता हूँ, इसके मध्य का जो डिस्टेंस दे दिया है 29। ठीक है, 29। अब फिर दिया है डी और सी, डी और सी के मध्य दिया है 24। अब देखिए इनके मध्य का डिस्टेंस है 29, और डी और सी के मध्य का है 24। तो मैं मान लेता हूं क्योंकि 29 ज्यादा है तो 24, यहाँ पे अगर मैं सी को मानता हूँ, अज्यूम करता हूँ सी को, तो ये डिस्टेंस मैं मान लूंगा कितनी, 24। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी आप देखिए, अगर इन दोनों के बीच में मैं ए और डी की दी है 29 और सी और डी की दी है 24, तो ये बच जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5। ओके, 5 ये हो जाएगा। तो ए और सी के मध्य कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए अब क्वेश्चन में भी दिया है कि ए और सी के मध्य कितना है, 5। तो मतलब कि हम जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, ए और सी के मध्य हो गया 5। ओके, अब चलते हैं सेकंड, बी और सी के मध्य दिया है 15। बी और सी के मध्य दिया है इसने 15, तो बी या तो यहाँ पे होगा या अपन ले सकते हैं यहाँ इस साइड में। ठीक है, मैं इस साइड में मान के चल रहा हूँ और यहाँ भी। ठीक है, बी मैंने यहाँ पे माना, इसके मध्य का डिस्टेंस दिया है 15। कितना दिया है, 15। तो 15 दिया है, ए और सी का 5 है और सी और बी का दिया है 15, तो ए और सी का हो जाएगा यहाँ पे 20। अगर ऐसा ऑप्शन में भी दिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे 20 होगा। ठीक है, अजुम अगर इस तरफ से होगा तो अब देख लेते हैं। बी और डी का दिया है इन्होंने 9, बी और डी का 9 दिया है। अब देखिए ये सोचने वाली बात है, बी और डी के मध्य का दिया है 9, और हमने जैसे अरेंज किया उसकी अकॉर्डिंग ए और बी का था 20 और बी और डी का 9, और ये टोटल भी तो ना 29 हो रहा था। ये तो सही है, अपन सही यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, टोटल 29 ही होना था ए और डी के मध्य का, तो यहाँ पे हम सही इसको अरेंज कर रहे हैं। यानी कि बी का जो पोजीशन है वो यहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, अब है ए और बी के मध्य 20 दिया है, ए और बी के मध्य 20 दिया है, ये तो हमारा सही है, पहले ही हमने अरेंज किया है, यानी कि 20 है ए और बी के मध्य तो। ओके, और सी और डी के दिया है 24, सी और डी के मध्य 24, यस सी और डी के मध्य 24 है, 5 ए और सी के मध्य है और टोटल 29। यानी कि अपना सीक्वेंस ये जो अपन ने अरेंज किया है वो सही है। तो अपना सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए, फिर सी, फिर बी, फिर डी। ठीक है, ऐसा अपना सीक्वेंस हो जाएगा। इसको कैसे अरेंज करते हैं, देखिए आपको एक दो क्वेश्चन और सोल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, आपको एग्जाम में ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन का आप और प्रैक्टिस कीजिए, पिछले सेशन में भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, यहाँ एक करवा दिया, तो आपको ये क्वेश्चन आता ही है और सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर लोगे। ठीक है, करते रहिए। तो ए सी बी डी, ऐसा ऑप्शन कौन सा, ए सी बी डी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ACBOD, ओके, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे सेशन से आप लगातार जुड़े रहिए, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। किसी कारणवश लाइव क्लास में इंटरप्शन हो गया तो मैं इस वीडियो को यहाँ पूरा कंटिन्यू कर किया हूँ। तो इसको आप देखिए, पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए। कुछ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब मुझे पता नहीं चलता कि आपको कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको क्या नया सेशन में कौन से टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मैं कमेंट के आधार पे ही बच्चों के सुन के ही यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। और आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में जुड़ते हैं। जैसे ही आप कमेंट में कमेंट करोगे कि हमें इस टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए या थ्योरी का कुछ आज चाहिए, और ये भी बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेशन आपको हेल्पफुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इनके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको मजा आना चाहिए, ठीक है। आपको लगना चाहिए कि नए क्वेश्चन है या फिर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने करवाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।